Welcome to Decoding Mastery, where we dive deep into the minds of exceptional achievers to uncover their journeys, strategies, and moments of transformation. Today, we are joined by a remarkable guest, Himanshu Harsh, an arena grandmaster and national chess instructor, who has not only mastered the fast paced world of arena chess, but is also shaping the next generation of chess players. With years of competitive experience and a passion for teaching, Himanshu brings a unique perspective on how chess can sharpen the mind, build resilience, and teach life's most valuable lessons. In this conversation, we will explore how arena chess tournaments differ from conventional chess, how to prepare for high pressure games, and what it truly takes to achieve mastery in chess and beyond. Get ready for an insightful journey into the game of kings. हाय हिमांशु, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू। तो वाह। सो हिमांशु, बहुत अच्छा लगा कि आप आए। हम जो ये पॉडकास्ट करते हैं, ये बेसिकली हम मास्टर्स पे करते हैं, डिफरेंट फील्ड्स पे, वेदर इट्स स्पोर्ट्स, म्यूजिक, मूवीज, और एनी ऑथर, सो गेम्स, गेमिंग इंडस्ट्री, तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोफेशंस हैं, और उनमें जो एक्सेप्शनल पीपल हैं, हम ट्राई करते हैं उनको बुलाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे, और जानने के लिए कि कैसे वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स। सो अबाउट यू, आप एक एरेना ग्रैंड मास्टर हैं, चेस ग्रैंड मास्टर, और आप एक नेशनल चेस इंस्ट्रक्टर हैं फिडे में। फिडे जो कि, जैसा मैं समझता हूँ, कि जो वर्ल्ड वाइड चेस बॉडी को गवर्न करती है। ओके, उनके राइट। रूल और जो जितने उनके टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं वो सब फिडे के अंडर होते हैं मोस्टली। सो हिमांशु, एक रीजन ये था कि आप एक एरेना ग्रैंड मास्टर हैं, और एक ये, क्योंकि ये ऑनलाइन चेस प्लेटफॉर्म है जो फिडे ने ही बनाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा राइट। कि आप बिहार से हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि चेस इंडिया में मोस्टली, एक साउथ इंडिया में एक उसका हब है, वहाँ पे ही मोस्टली एकेडमीज हैं, वहाँ पे ही मोस्टली जो ग्रैंड मास्टर्स हैं और इंस्ट्रक्टर्स हैं वहीं रहते हैं और वहीं ट्रेनिंग देते हैं। और बहुत अच्छे हैं उनमें से, जो परफॉर्म कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। हमने देखा रिसेंटली गुकेश, मैनी अदर्स, विश्वनाथ आनंद तो पता ही है सबको नाम। तो हिमांशु, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें कोई भी आज के टाइम में, जो कि ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा की बात है कि कोई भी यूथ के लिए, कि अगर आप कहीं भी रहते हैं, वेर एवर यू लिव इन इंडिया, आप चेस में ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली उसमें ना बनना चाहें तो एरेना के थ्रू आप बन सकते हैं। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कैसे एक एरेना जो प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट है एक कन्वेंशनल चेस प्लेटफॉर्म से। ओके, कैसे उसका टूर्नामेंट होता है, कैसे उसमें स्कोरिंग होता है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिमांशु, आपकी जो ये चेस जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई? आ, ये तो ऐसे इंटरेस्ट खासकर बचपन से ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि फादर भी चेस खेला करते थे कॉलेज के टाइम में। तो वहाँ पे क्या था कि चेस बोर्ड्स वगैरह, फादर का एक बहुत पुराना चेस बोर्ड रखा हुआ था, जैसे होता नहीं है, साफ सफाई होती है घर में तो एक बहुत सारी पुरानी चीजें निकलती है, तो उसमें से चेस बोर्ड भी निकला। तो भाई क्या है, तो बस पूछा, तो उन्होंने बताया थोड़ा सा कि कैसे करते हैं, बस वैसे स्टार्ट हुआ है। बाकी हमारे घर के ठीक बगल में भी एक चेस का, आप कह सकते हैं क्लब टाइप का था, जहाँ पे जितने भी ओल्ड पीपल हैं वो आकर के वहाँ पे चेस खेला करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। तो वो भी एक इंटरेस्ट डेवलप किया बचपन में कि अच्छा ये क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर काफी प्लेयर आते थे खेलने के लिए, और एक अच्छा सा माहौल बना हुआ था चेस का। तो तो आपको, ऐसे तो स्टार्टिंग में हाँ। जी जी बताइए। तो फर्स्ट आपको जो मिला, आप किस एज में आपने अराउंड खेलना स्टार्ट किया, जो आप कह रहे हैं कि आपको चेस बोर्ड मिला और आपको इंटरेस्ट जगा आपके फादर के थ्रू? एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, वो अराउंड होगा या 6 या 7 ईयर का होगा, तब होगा, उसी के ओके। बीच में होगा। हाँ, ओके। बट वहां पे क्या था कि उस समय उतना सीरियसली कोई लेते नहीं थे चेस को। तो हम लोग भी नॉर्मली जैसे कैसे लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, वो भी हाँ, एक जैसे चेस घरों में था। खेलते हैं नॉर्मली, यस राइट। लेकिन जैसे धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता रहा चेस का गेम में, क्योंकि ये अलग था थोड़ा सा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता।
बाकी सब में जैसे लूडो हो गया या फिर कैरम हो गया, इसमें थोड़ा सा लक भी इन्वॉल्व है, थोड़ा सा टेक्निक भी रहता है। बट इसमें क्या था कि फुल ऑन आपको माइंड का ही यूज है। तो वो भी था थोड़ा सा, बचपन से दिमाग ज्यादा लगाने की आदत था, तो इसमें भी लगा कि चलो कुछ कर सकते हैं, अलग है। और खास करके यहाँ पे क्या था कि स्टार्टिंग में ज्यादातर लोग खेलते नहीं थे चेस, और इस वजह से स्टार्टिंग में तो मैं ज्यादा नहीं खेल पाया, क्योंकि कोई पार्टनर ही नहीं है, खेलेंगे कहाँ से। कभी फादर मिल गए, उनसे खेल लिया, क्योंकि वो भी अपने काम में बिजी रहते थे। बड़ा भाई है मेरा, वो कभी कभी खेल लेता था, लेकिन फिर भी वो कभी कभी हो पाता था। लेकिन उसके बाद फिर पता चला कि घर के बगल में ही बहुत सारे लोग खेलते हैं चेस, तो वहां पे जाना स्टार्ट किया। वहां पे चैलेंज ये स्टार्ट हुआ कि अब मैं हूँ बच्चा, सारे खेल रहे हैं 60+, तो वो आने ही नहीं देते थे, कहते थे ये क्या करेगा खेल करके। और स्टार्टिंग में ये भी था कि वो चेस को बहुत सारे लोग एज अ गेम नहीं देखते थे, वो उनको क्या बोलते हैं, एज अ गैम्बलिंग ट्रीट करते थे ज्यादातर। क्योंकि आप देखोगे पुरानी फिल्मों में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया है। एक बहुत पुराना फिल्म है शतरंज के खिलाड़ी, राइट। उसमें है कि उसमें क्या एक प्लॉट है कि राजा खेल रहा है, आया प्रजा पे हमला हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो सब थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न था। तो बचपन में ज्यादा लोग सपोर्ट भी नहीं करते थे चेस खेलने को लेकर के। तो बस ऐसे ही एज अ हॉबी चलते रहा। मेनली मैंने स्टार्ट किया है 2009 से कंपटीशन में पार्ट लेना। उस ओके समय टू तक, हाँ, 2009 से। उसमें तो क्या हुआ था कि एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट हुआ था, स्कूल के लेवल का। उसमें क्या उन्होंने रखा था कि अगर जो भी क्वालिफाई करते हैं उनको नेशनल भेजा जाएगा। तो उस समय मैं खेल रहा था स्कूल वाले में, तो किसी तरीके से हो गया फर्स्ट अपने कैटेगरी में। उस समय अंडर 12 कैटेगरी में था मैं। तो अब 12 साल की उम्र में था, मैं चैंपियन हो गया, तो मुझे भी नेशनल लेवल पे भेज दिया गया खेलने के लिए। तो वहां पे वो था कि ओपन टूर्नामेंट था, लेकिन उसमें भी कैटेगरी वाइज प्राइजेस थे, जैसे कि हर एज के बच्चों के लिए प्राइस था, अंडर 7 बच्चों के लिए, अंडर 8 के लिए, ऐसे करके था। तो पहला एक्सपोजर था, किसी तरीके से काफी अच्छा गया वो टूर्नामेंट, जो पहला तो नेशनल टूर्नामेंट। वेरी वेरी नाइस। 2009 में आपने स्कूल में इंटरस्टेट खेला था और उसके बाद आपको एक तरह से आपने इसको सीरियसली लेना स्टार्ट किया। और ओके। नहीं, मैं तो तो सीरियसली लेता था, बाकी लोगों ने सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। हाँ, अच्छा, आप सीरियसली ले रहे थे लेकिन बाकी लोगों ने आपको बच्चा नहीं समझा। उनको समझ हाँ, में आ गया कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है हिमांशु। सो हिमांशु, क्योंकि वहां पे मैं फर्स्ट आ गया ना स्कूल में, राइट और राइट। नेशनल में जा करके भी मेरी कैटेगरी में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, इस वजह से। वेरी गुड। वेरी और नाइस। 2009 में 5,000 क्रैश पैक मिला था, वो ज्यादा अट्रैक्शन था लोगों के लिए, पैसा भी मिलता है। हाँ। क्योंकि पहले क्या था कि गेम में प्राइजेस तो है, लेकिन उस समय क्या था कि 5,000 का एक वैल्यू था 2009 में। तो वो भी बहुत लोगों को अट्रैक्टिव लगा, तो वहां से ही फिर स्टार्ट हुआ जर्नी। तो जब आप छोटे थे, जब खेलते थे, आपका कोई ऐसा था जो चेस में आपको लगा इंस्पिरेशन था आपके लिए? क्योंकि आप तो इसको सीरियसली लेते थे, तो जी आपको जी। लगा कि मेरे को अगर आगे जाना है तो मुझे ऐसा बनना है। कोई आपको थे आपके माइंड में ऐसे कोई प्लेयर, चाहे इंडिया के या इंटरनेशनल? हाँ, इंडिया में ही आप विश्वनाथन आनंद जी को देख लीजिए, उनके तो स्पेशली वो क्या था ना, हमारे घर में उस समय डिश वगैरह था नहीं, डिश चैनल जो होता था, तो राइट राइट राइट। डीडी वाले फ्री चैनल ही आते हाँ, थे। तो हाँ। उसमें भी उनका मैच लाइव दिखाया गया था, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था। तो वहां से ही और ज्यादा हुआ कि अच्छा, इतने बड़े लेवल पे भी खेलते हैं लोग, टीवी में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, तो ये सब अट्रैक्शन भी होता था। सो आपको, आप जैसे आप कह रहे थे कि आपने अपने पास में जो क्लब था आपके पास में ही, और वहाँ पे मोस्टली हम्म। रिटायर्ड पीपल खेलते थे, तो आपने कैसे सीखा इस गेम को? मीन्स कि आप कुछ कोई कोर्स करा आपने, कोई बुक्स पढ़ी इस पे, या आप बस उनके साथ खेलते खेलते आपको ये खेलना आ गया? हाँ, नहीं, उस समय देखिए वो चेस को एज अ गेम ही लेते थे, तो ऐसा कोई कोर्स वाला सिस्टम नहीं था कि ये हम्म। कोर्स कर लीजिए। अब तो बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई, हम्म। लेकिन उस समय कोर्सेज भी नहीं थे, और बुक्स भी अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि बुक्स जल्दी मिलते नहीं थे। ओके। और जिनके पास रहते थे वो बहुत संभाल के रखते थे, क्योंकि रेयर है, स्पेशली बिहार में
चेस का उतना माहौल था नहीं, और चेस के बुक काफी इंपॉर्टेंट होते थे। तो बुक्स वगैरह तो बहुत कम, कभी कोई लेके आया तो उससे पढ़ लिया, ऐसे मिल पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन मेनली गेम मेरा डेवलप हुआ है कि उनको खेलते हुए देख देख कर, कि वो कैसे खेल रहे हैं, अच्छा। कहाँ पे कौन से मूव खेले जाते हैं, कैसे स्टार्ट किया जाता है गेम, कैसे मिडल गेम में प्लान रखा जाता है। वो लोग क्या करते थे ना, वो खेलते भी थे और बात भी करते रहते थे कि ये ऐसे कर देंगे, ये ऐसे तुमको मिट कर देंगे, इससे मात हो जाएगा। तो वो भी इंटरेस्ट रहता था। और वो जोक के तौर पे ज्यादा यूज करते थे, तो वो भी अट्रैक्टिव लगता था कि अच्छा ऐसे भी होता है गेम में, इंटरटेनिंग भी हो सकता है। क्योंकि आप चेस को देखोगे तो अभी के तो खैर अब अगर आप देखते हैं ऑनलाइन में तो काफी अच्छे से वो करते हैं एक्सप्लेन मूव्स को। लेकिन पहले वैसा नहीं था, आप थोड़ा पुराना जाके देखेंगे चेस के जो भी, तो वो सीधे बोलते थे ये चला है, जैसे क्वीन ई4 आया है, अपोनेंट ने चला है, उसकी ये सोच है, ये चलने वाले हैं, ऐसे मात हो जाएगी। वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते थे। ओके। बट अब, हाँ, लेकिन वहां पे क्या होता था कि वो लोग मजाकिया तौर पे ज्यादा खेलते थे, और हमारी क्या था, हमें तो जो भी देखने को मिल रहा है वो सीखने को मिल रहा है। तो वही धीरे 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 ऐसा हो गया कि खेलते खेलते देखते देखते फिर सारे मूव्स याद होने स्टार्ट हो गए, टेक्निक पता चलने लग गए। तो फिर खेलते खेलते वो भी अप्लाई करने लगा मैं। तो मोस्टली सेल्फ लर्न ही रहा है। सेल्फ लर्न ही रहा है आपका, ऑब्जर्वेशन से जी आपने जी। देखा और उसको देख के राइट। सीखते गए। तो हिमांशु, आप एरेना ग्रैंड मास्टर कब बने थे, कौन सी ईयर में? अरीना ग्रैंड मास्टर 2024 में ही बना हूं मैं। 2024 में, लास्ट ईयर ही बने आप? ओके। जी जी। सो हिमांशु, इसमें आपने बोला कि आपने 2009 में स्कूल कंपटीशन जीता था, नेशनल कंपटीशन भी आपने जीता। उसके बाद लोग आपको सीरियसली लगे, तो उसके बाद आपने अपने आप को कैसे ग्रो किया, कोई ट्रेनिंग्स ली? जैसे मोस्टली मैंने देखा है कि लोग इवन चेन्नई चले जाते हैं और वहाँ पे रहने लग जाते हैं या फिर वहाँ सीखने लग हम्म। जाते हैं। क्या आपने कुछ प्रोफेशनल कहीं से फिर ट्रेनिंग ली, कुछ ली 2009 नहीं, और 2024 के बीच में? आप खुद ही अपना? प्रोफेशनल ट्रेनिंग का तो ऑप्शन ही कहीं पे नहीं था, और बाहर जाके भी करने का भी नहीं था। क्योंकि फाइनेंशियल भी उतना हम लोग का स्ट्रांग नहीं था। मिडिल क्लास से ही आता हूँ, आप मान के चलिए। तो ओके। ऐसा भी नहीं था कि पेरेंट्स खेलने के लिए भेज देंगे उतने दूर, पढ़ना तो अलग अलग बात होता है। राइट। लेकिन उस समय तो मैं स्कूल में ही था, तो बाहर भेजने का कोई जरूरत था नहीं। तो वही है, आप खेलते रहिए, किसी से किसी तरीके से बुक किसी से बोरो कर लिया, फोटो कॉपी करा ली, ऐसे ही चलते रहा है। नोट्स किसी से ले लिए, उसके पुराने नोट्स है तो उसको फोटो कॉपी करा लिया, उससे स्टडी कर लिया। कभी किसी के पास कोई पुराना बुक है तो उसको ले लिया। या फिर उस समय तक जब मैंने स्टार्ट किया था ना, उसके बाद फिर चेस के सॉफ्टवेयर आने लग गए थे जिसके साथ आप खेल सकते हैं। और काफी अच्छा, जो एक डीप ब्लू का आया था तो वो काफी फेमस। जब मैंने स्टार्ट किया था टूर्नामेंट्स खेलना, तो उस समय तक क्या था कि चेस के सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हो गए थे। वो काफी हेल्प किया उसने। ओके। क्योंकि एक डीप ब्लू का आपने देखा होगा, डीप ब्लू वर्सेस गैरी कास्परोव। तो वो एक जो टाइम था जिसमें कंप्यूटर ने पहली बार एक ह्यूमन ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। उसके पहले भी थे लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं खेल पाते थे। लेकिन वो जो उसने किया वो पूरा गेम चेंजिंग था, तो उसके बाद से लोगों ने उस पर ज्यादा सीरियसली लेने लग गए। तो चेस सॉफ्टवेयर आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो एज अ प्रैक्टिस पार्टनर बन गया बहुत लोगों का। क्योंकि अब वो जो ग्रैंड मास्टर को हरा दे रहा है वो अब आपके पास है, आपके साथ है हमेशा, तो आप उसके साथ खेलेंगे तो वो आपको हराएगा, तो कम से कम ये तो पता चल रहा है कि कैसे हार रहे हैं। तो ये बहुत ही। काफी मदद कर रहा था कि जैसे मैं गेम खेल के आया हूँ, मान लीजिए किसी से भी खेला, आपसे मैंने गेम खेला, मैंने क्या किया कि मैंने उसके साथ भी वही गेम खेलने लगा। और मैं अपनी जगह पे आपका मूव चल रहा हूँ और वो मेरी तरफ से खेल रहा है। तो वो क्या होता था कि वो बता देता था कि गलती कहाँ कहाँ पे, ये हम ये मूव यहाँ पे ये नहीं चलना चाहिए था। जैसे होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने क्वीन से आपकी नाइट को कैप्चर किया, लेकिन उसने बताया कि क्वीन से नाइट को कैप्चर नहीं करो, क्या करोगे, क्वीन से आप चेकमेट के लिए चले जाए किंग के पास, तो उससे जल्दी जीत जाएंगे। क्योंकि चेकमेट जो है अल्टीमेट गोल है चेस का, वन ऑफ द बेस्ट वे है विनिंग द राइट, गेम। राइट, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सेल्फ ट्रेनिंग मेरे को हमेशा से बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगा है कि अगर आपके पास अच्छे कोचेस ना हो या आपके फैसिलिटीज ना हो या फाइनेंस ना हो, तब भी आप कैसे इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप बेस्ट हो सकते हैं। आई लव दिस यस। सब्जेक्ट।
तो आपने जो बता रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि और मैं चाहता हूँ कि जो यूथ है, जो इवन जो ऐसी जगह रहते हैं या फाइनेंस का जिनको इश्यूज है या कहीं भी ऑल ओवर इंडिया, जो बनना चाहते हैं लेकिन दे डोंट हैव द राइट गाइडेंस और डोंट हैव द फैसिलिटीज और राइट ट्यूटर्स और टीचर्स, सो दे कैन ऑल्सो लर्न दिस। वेरी नाइस। सो हिमांशु, क्या स्ट्रगल्स आई आपको? एक तो आपने बताई है डेफिनेटली कि यू वर लिविंग इन अ प्लेस जहाँ पे चेस इज नॉट अ एक बहुत बड़ा उसका फैन फॉलोइंग नहीं है, या फिर राइट। कोचेस अवेलेबल नहीं है। तो आप सीखते गए, फिर आपको सॉफ्टवेयर मिला और उसने आपकी लाइफ चेंज कर दी जब आपने देखा कि सॉफ्टवेयर कैन बी योर बेस्ट टीचर, कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, और वो आपको बता रहा है एक एक मोमेंट में। तो हिमांशु, कभी आपको लगा कि नहीं, मुझे भी कि अगर मुझे एक कन्वेंशनल चेस, कभी आपको आया कि मेरे को भी कन्वेंशनल चेस की तरह लेके चलना चाहिए और मुझे भी इसी में आगे जाके, जैसे नॉर्मल मैंने देखा जितना कन्वेंशनल चेस होता है, जो गेम्स होते हैं, कि मैं वैसा करूँ, या फिर आपने कब डिसाइड किया कि इनको ऑनलाइन ही रहना है, जो ये तेरे ना जो फॉर्मेट है इनका सिलेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। मैं मैचेस वगैरह ऑफलाइन भी खेलता रहता हूँ, लेकिन वो जो है ना, उसमें फिर वही प्रॉब्लम हो जाता है टाइम का। और अब जो क्या है कि बचपन में तो बहुत आसान था कि चले गए खेल गए, लेकिन अब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियां आने लगती हैं, तो उस पर भी फोकस करना होता है। तो अब ये जो चेस का गेम है वो काफी आपको फोकस देना पड़ता है। अगर आपको इम्प्रूव करते रहना है तो आपको हर महीने 2 मैचेस कम से कम टूर्नामेंट के खेलने होंगे। और 2 मैचेस खेलने का मतलब है कि आप घर से कम 15 दिन तो बाहर रहेंगे। और 15 दिन आप बाहर रह रहे हैं तो सिर्फ रहना ही नहीं है, आपको खाना भी है, खेलना भी है, और फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तो टफ हो जाता है बहुत लोगों के लिए। तो इसीलिए क्या है कि मेरा थोड़ा सा स्लो हो गया प्रोग्रेस। तो फिर मैंने देखा कि ऑनलाइन ही आता हूँ मैं। फिर मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया इस पे वर्क करना। तो दो 2022 के पहले तक मैं फुल ऑफलाइन मोड में ही था। मैं ओके। एक्चुअली दिल्ली शिफ्ट हो गया था वहां पर, और वहां पे प्रैक्टिस भी करता रहता था। और बहुत सारे वहाँ के जो जितने भी मेन मेन अकेडमीज थे उससे टाई अप था मेरा। एज अ कोच में जाके वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग भी देता था, तो दोनों काम हो जाते थे। दिल्ली ट्रेनिंग दे शिफ्ट दिया चेस के लिए उनको। हुए थे? दिल्ली में जो शिफ्ट होता है चेस के लिए होता है या कुछ और, जॉब के लिए चेस या के लिए, किसी? चेस। चेस के लिए होता है? उस ओके, समय वेरी। वो चेस को लेकर के बहुत ज्यादा वो था ना, पागलपन था। तो भाई कुछ भी करना है तो बस उठे और चले गए। और थोड़ा सा फ्री भी था उस समय, ज्यादा कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो फिर घर से निकला, किसी तरीके से दिल्ली पहुंच गया। वहाँ पे फ्रेंड वगैरह भी थे, उन्होंने भी काफी हेल्प किया है बताने में कि कहाँ पे कैसे कनेक्शन बनाने हैं। तो वहीं पर गया, मैं सबसे मिला, धीरे धीरे करके पहचान बढ़ती गई। और ऑलमोस्ट वहां पे मैं सेटल हो ही गया था। लेकिन वो जो कोरोना का जो आया वेव, उसके बाद से फिर पॉसिबल नहीं था। तो वो फिर मैं बैक आ गया वापस होम टाउन पटना। ओके। फिर तो फुल्ली ऑनलाइन शिफ्ट हो गया मैं। ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। तो हिमांशु, ऑनलाइन में और जो एक कन्वेंशनल चेस है, उसमें आप जो क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है और क्या बड़े डिफरेंसेस है? बेसिक आपकी, अगर कोई ऑनलाइन ही रहना चाहता है तो हम्म। उसको क्या सक्सेस मिलती है, या उसको कैसा देखा जाता है, क्या अभी उसके कितना सीरियसली लिया जाता है, और क्या बेसिक डिफरेंस है रूल्स में, इन सब में थोड़ा सा आइडिया देंगे थोड़ा सा कैसा होता है इसमें? रूल्स वगैरह तो ऑलमोस्ट सेम ही है। थोड़ा बहुत इसमें ऑनलाइन में एज अ प्लेयर और एज अ कोच आपको ज्यादा बेनिफिट है। एज अ प्लेयर ये बेनिफिट है कि आप इजीली लर्न कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि आपको Okay. घर बैठ के ही सीखने को मिल जाएगा। एज अ कोच ज्यादा इसमें मैं कहूंगा कि इसमें एडवांटेज है मुझे, क्योंकि मैं यहाँ, जैसे कि आपसे मेरी बात हो रही है, मैं घर पे बैठ के ऐसे ही मैं ऑनलाइन कहीं भी ट्रेनिंग दे सकता हूँ। मैं एक्चुअली ऑलमोस्ट आप ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में मैंने ट्रेनिंग दे दिया ऑनलाइन। ओके। अमेरिका हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, अ, यहाँ तक कि चाइना में भी हो गया है। तो लगभग लगभग सब कुछ बच गया, बस पाकिस्तान छोड़ के।
ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि ऑनलाइन में बहुत बड़ा स्कोप है, तो हम्म, आपके लिए जस्ट एक गेम नहीं है, आप अर्निंग भी कर सकते हैं उसमें। जी। और आप या एज अ उसमें लर्निंग ये काफी अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी देता है, बट हम्म, एज अ प्लेयर आपको ग्रो करना है तो ऑफलाइन ही करना होगा, क्योंकि ओके। वही मेन रोड है। वहीं से मेन आपको आ, आप कह सकते हैं कि आपको क्या बोलते हैं, एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और मोटिवेशन भी मिलेगा, और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, क्योंकि जो आप एकदम फेस टू फेस बैठ के जो खेलते हैं उसका जो एटमोसफेयर होता है, और घर में एक रिलैक्स होके खेलता है, तो बहुत डिफरेंस हो जाता है खेलने के लिए, क्योंकि रिलैक्स होकर के आप, ठीक है चलो, जैसे कि ऑफलाइन आप खेल रहे हैं तो आपको जीतना ही है वहां पर, घर में तो रिलैक्स बैठे, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया तो हो गया। तो ये एक मोटा थोड़ा सा ये डिसमोटिवेशन हो जाता है प्लेयर्स के लिए, बट एज अ ट्रेनिंग ये काफी यूजफुल टूल है। सो हिमांशु, जो एरेना ग्रैंड मास्टर बनना है जैसे ऑनलाइन में, क्या वो इजी है एज कम्पेयर टू ग्रैंड मास्टर बनना ऑफलाइन में? हाँ, यस यस, काफी ओके, इजी है, इतना ही क्योंकि काफी इस, इजी है। ओके। हाँ आप कह सकते हैं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आपको एटलीस्ट फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना होगा। फाइनेंशियली नहीं, मैं अगर फाइनेंशियल की बात नहीं करूँ, फाइनेंशियल आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको डिफरेंट कंट्रीज जाना पड़ता है, टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं, आपको फैमिली सपोर्ट हम्म, चाहिए, आपको स्पॉन्सर्स चाहिए, आपको एक हमेशा एक सपोर्ट चाहिए, आपको इवन कोचेज वगैरह भी चाहिए जो आपको ये प्लेटफॉर्म पूरा। क्योंकि अगर मैं गेम की टफनेस के बेस पे, क्योंकि गेम कितना टफ होता है, अगर मैं फिजिकली आप लोगों को बोला कि इन्वायरमेंट, एक वहाँ पे एक स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट आप ओपोनेंट से खेल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या आपको पता होता है कि आपका ओपोनेंट कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ऐसा भी होता है? या जस्ट ऑनलाइन, जैसे मैं तो नॉर्मल गेम्स की बात करूँ, जैसे अगर कोई लूडो खेल रहा है ऑनलाइन, उसको नहीं पता कि दूसरा कौन है, लेकिन यहाँ पता है कि अपोजिट में कोई मुकेश जैसा बैठा है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, या फिर कोई मैग्नस कार्लसन जैसा बैठा है, तो वहां पता है कि नर्वसनेस आ जाती है, गेम आता यस है, यस। एक एनवायरमेंट होता है। क्या ऑनलाइन में ऐसी चीजें होती हैं? अगर आपको पता है तो आपको पता होता है कि दूसरा प्लेयर है, कौन है ये, कोई अच्छा प्लेयर है? हाँ, इसमें ऐसे आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली उतना इजी तरीका नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे आप ऑनलाइन खेल रहे हैं तो एक रेटिंग सिस्टम होता है, उससे आपको अंदाजा मिल सकता है कि प्लेयर कितने स्ट्रांग है। इन जनरल भी रेटिंग सिस्टम जो है चेस का, हायर इज बेटर, तो जिसकी जितनी ज्यादा रेटिंग है, वो इसका मतलब है कि वो अच्छा खेल रहा है, क्योंकि जीतेंगे तो रेटिंग बढ़ेगा, तो यानी वो ज्यादा जीत रहा है, तो यानी स्ट्रांग प्लेयर है। तो ये एक बेस्ट तरीका है चेस में आपको पता लगाने का कि अपोनेंट जो है आपका वो स्ट्रांग है या नहीं। उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी अपने बिल्ड कर सकते हैं कि कौन सी ओपनिंग आपको चूज करनी है, मिडल गेम में क्या आपको ज्यादा केयरफुल कौन से साइड में रहना है, किंग्स का की वो रेटिंग सिस्टम चेस में होता है, वो काफी हेल्प करता है हमें प्लेयर्स के प्लेइंग एबिलिटी और लेवल को जज करने के लिए। हालांकि वो एकदम सटीक मापदंड नहीं है, बट वो एक ओवरऑल आपको आइडिया दे देता है कि वो कितना स्ट्रांग है, तो उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं जब भी आप खेल रहे हो, कि कैसी ओपनिंग आपको चूज करनी है, मिडल गेम में क्या आपको ज्यादा फोकस रखना है, आपको किंग साइड ज्यादा फोकस रखना है, क्वीन साइड ज्यादा फोकस रखना है, आप टैक्टिकल खेलना चाहते हैं या फिर पोजिशनल खेलना चाहते हो, तो और एंड गेम में भी आपको कौन सा एंड गेम बेटर आपको सूट करेगा उस रेटिंग के अपोनेंट के अकॉर्डिंग, या फिर जो स्टाइल से वो खेलता आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो बहुत सारी चीजें आपको रेटिंग से पता चल जाती है, लेकिन ये भी जो है कि एक्सपीरियंस के साथ ही डेवलप हो पाता है। ऐसा नहीं कि कोई नया खेलना स्टार्ट किया तो वो तुरंत बता देगा, जब तक आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है 4-5 साल का, तब तक ये भी बताना मुश्किल है कि अपोनेंट कैसा खेल रहा है, क्योंकि वो खेल के भी पता नहीं चलता है। ओके। तो क्योंकि सब हिमांशु, कुछ तो अगर माइंड में ही हो रहा है। राइट राइट राइट, सो आप कह रहे हो कि पॉइंट सिस्टम से, रेटिंग से पता चल जाता है कि वो प्लेयर कितना स्ट्रॉन्ग है जो आपका ओपोनेंट है। तो हिमांशु, राइट। अगर कोई नया स्टार्ट खेलना, उसको जनरली कितना टाइम लगता है, अगर वो ऑफलाइन में ग्रैंड मास्टर बनने में एज कम्पेयर टू ऑनलाइन ग्रैंड मास्टर बनने में? जैसे किसी प्लेयर ने जस्ट स्टार्ट किया हो खेलना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप मुकेश का ही लेंगे, ओके, वही बहुत नेम है जो हाँ, फेमस नेम है, अगर मुकेश ने सपोज करो आज खेलना स्टार्ट किया और चेस, तो उसको कितने साल लगेंगे अगर वो ऑफलाइन खेलेगा ग्रैंड मास्टर बनने में, कंपेयर टू ऑनलाइन ग्रैंड मास्टर बनने में, अगर वो ऑनलाइन खेले? अच्छा, तो ये जो है आपका, ये काफी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये डिपेंड करता है
एबिलिटी क्या है प्लेयर की, एज क्या है प्लेयर की, कितना इंटरेस्ट है, तो बहुत सारी फैक्टर यहाँ पे हमको लेट्स ओवरऑल टेक एन कंपेयर करना। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 15 ईयर बॉय है या 12, जो आई थिंक एक स्टार्ट होती है एज खेलने की 12 13 ईयर्स में, जब बच्चे आई थिंक उसको सीरियसली लेते हैं। इज इट राइट? अच्छा और नहीं, लेकिन थोड़ा अब क्या है ना कि अब बच्चे तो नहीं, पेरेंट्स सीरियस हो गए चेस को लेकर के, क्योंकि नहीं, आप चेस जो चलो है। इसमें से मान लो कि केस का एग्जांपल ले लेते हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज को देख के अगर वो ऑनलाइन खेलते तो खुद ही यदि ग्रैंड मास्टर बन जाते या लेट बनते एज कम्पेयर टू जितना टाइम उनको ऑफलाइन में हुआ है, या किसी भी प्लेयर का, कि अगर कोई कैपेबल प्लेयर है उसको ऑनलाइन में, अगर कोई ऑनलाइन में खेले तो कितना टाइम में वो ग्रैंड मास्टर बन जाएगा एज कम्पेयर टू ऑफलाइन में? इज इट बेटर? हाँ, फिर भी इतना सिंपल नहीं है बता पाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन में इजी हो जाता है, क्योंकि जैसे कि आप अगर थोड़ा सीरियस होकर खेलते हैं तो ज्यादा इजी है। जैसे कि मैंने खेला सीरियस होकर के, मैं हम्म। पहले भी बन सकता था एक्चुअली, और भी 3 4 साल पहले कर सकता था, लेकिन ऑनलाइन पे उतना फोकस था नहीं, ज्यादातर ऑफलाइन पे ही फोकस था। तो जितना आपका फोकस रहेगा उतना जल्दी कर सकते हैं। चाहे तो आप, अगर कोई 15 साल का बच्चा है, वो अगर पूरा अपना, पूरा आप कह सकते हैं कि पूरा मेंटल एबिलिटी, अपना दिमाग पूरा उसमें लगा देता है चेस में, तो वो 2 साल के अंदर में बन सकता है। आसान है। 10 साल का बच्चा अगर ऑफलाइन करना चाहे तो कितना टाइम लगेगा उसको ग्रैंड हाँ, मास्टर बनने में? 15 साल के बच्चे के लिए ऑफलाइन में फिर ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि अगर ग्रैंड मास्टर आपको जल्दी बनना है तो आपको अर्ली स्टार्ट करना होगा, एटलीस्ट 5 ईयर के एज से। ऑफलाइन वाले ग्रैंड मास्टर की बात कर रहा हूँ मैं। ओह, वहां ओके। से ही स्टार्ट कर देते, क्योंकि आप गुकेश का जैसे आप बता रहे थे ना, तो वो 12 साल की उम्र में ही बन गया था। तो राइट, ऐसा कोई एज फिक्स नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कह सकते हैं कि टैलेंट है। राइट, वैसे राइट। वैसे बहुत सारे हैं हमारे अ, उस ग्रुप तो में आते हैं जो भी। ओके, ओके। हम्म। और तो हिमांशु, जो नए प्लेयर आते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स वो करते हो? कि आप एक इंस्ट्रक्टर हैं, आप कोच हैं, तो आपने क्या मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स देखी हैं जो एक नए प्लेयर, चाहे वो ऑनलाइन खेलना है या ऑफलाइन खेलना है, क्या मिस्टेक्स वो करते हैं जनरली बिगिनर्स के लिए? बिगनर्स के लिए आप कह सकते हैं कि ज्यादातर क्या करते हैं कि वो लोग ज्यादातर फास्ट गेम की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अब स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि इंटरेस्ट बिल्ड कर पाना थोड़ा सबके लिए इजी नहीं होता है, टफ होता है। तो वो क्या हम्म। करते हैं, इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए वो फास्टर फास्टर गेम की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जैसे चेस में हमारा 3 मेन फॉर्मेट होता है। ओके, 3 मेन फॉर्मेट है प्लेइंग के। एक तो हमारा जो सबसे पुराना है वो है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में क्या है कि वो 90 मिनट प्लस का गेम होता है ईच, यानी कि वो 3 घंटे से ऊपर का हो गया गेम। 90 मिनट आपके पास है, 90 मिनट मेरे पास है। और इसमें एक इंक्रीमेंट का भी होता है सिस्टम, कि हर मूव पे आपको 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जो भी सेट रहता है। नॉर्मली 30 सेकेंड होता है स्टैंडर्ड वाले में। तो हर मूव पे आपको 30 सेकेंड भी मिल रहा है, और आपके पास 90 मिनट भी मिले हुए हैं, और आपके अपोनेंट के पास भी सेम है। तो वो ओवरऑल 4 आवर्स का गेम हो गया, एक सेट ऑफ 4 आवर्स हो गया। ठीक है, लेकिन ये आगे भी जा सकता है, ये 5 आवर्स भी जा सकता है, 6 आवर भी जा सकता है, क्योंकि आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है। हर मुंह पे तो इंक्रीमेंट मिल रहा है। राइट। जी जी जी। तो अब ये जो आप देखेंगे, ये सबकी ये बस की बात नहीं होती है कि आप 4 घंटे एक जगह बैठ करके और दिमाग ही लगा रहे हैं, और कुछ हम्म। करना भी नहीं है। तो ये टफ हो जाता है। तो इसी वजह से बच्चे बिगनिंग में क्या करते हैं, वो फास्टर फॉर्मेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। जैसे जैसे रैपिड हो ब्लिट्स, गया वो, रैपिड और ब्लिट्स हो गए। ब्लिट्स, रैपिड ब्लिट्स तो ठीक है। उसके बाद वो बुलेट पे आ जाते हैं। बुलेट क्या होता है, ये अनऑफिशियल मेथड है, सिर्फ 1 मिनट का गेम, उससे भी कम। तो आप समझ सकते हो कि क्या ही सोचेंगे आप 1 मिनट में। तो वो क्या हो जाता है कि उनसे वो गलती ज्यादा नहीं, करने की हैबिट बिल्ड हो जाती है, जल्दी खेलने की हैबिट हो जाती है। तो उससे वो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है अभी बिगिनर्स के लिए। और उस मिस्टेक को सुधारना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी कोच के लिए, क्योंकि एक बार जो आदत लग गया जल्दी खेलने का, कुछ भी जल्दी करने का, आप देख सकते हैं अभी जो रील ने क्या अभी करके रखा है। इंस्टाग्राम पे जितने भी रील आते हैं, ये हाँ, देखने की राइट, राइट, कितनी राइट, राइट। लत लग गई है, तो वही है। क्योंकि तो ये आप लोग, समझते हैं चेस का रील है वो बुलेट। हाँ, मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि जब कि क्रिकेट टेस्ट मैच या T20 नहीं खेल रहे हैं, तो T20 में आपको 6 और 4 मारने की एक अगर हैबिट बन गई है, तो अब टेस्ट मैच में आपको अपने विकेट बचाने की हैबिट नहीं रहेगी, या लॉन्ग आपको पूरा दिन खेलने की आप में नहीं रहेगी, तो वो चीज़ एक है।
या फिर कह लो कि फुटबॉल T20 का से भी पूरा आप मैच कम आ खेलने हो गया, जाइए, समझ सिर्फ लीजिए वन पेनल्टी है। ओवर की मैच खेलने की आदत हो हाँ, गया आपको। तो वो हाँ मीन्स कि आपने कह दिया कि एक शॉर्टर वर्जन आ गया 1 मिनट का जी। इंस्टेड ऑफ। तो हिमांशु, जो ये आपने बताया कि 4 आवर्स का जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, रैपिड और ब्लिट्स हम्म। में थोड़ा आई थिंक टाइम मैनेजमेंट उसमें ये होता है कि उसका फास्ट होता है। अ, इसको अगर हम ऑनलाइन से कंपेयर करें, बिकॉज आई आई वांट टू अंडरस्टैंड कि एरेना में और इसमें क्या डिफरेंस है, अगर कोई प्लेयर एरेना में जाना चाहता है या उसमें, तो वहां भी टाइम मैनेजमेंट का कुछ है वहां पे, इसी तरह का कुछ है या जी डिफरेंट है? जी। हाँ, इसमें आप वहाँ पे तीनों ऑप्शन मिलते हैं, रैपिड, ब्लिट्ज और स्टैंडर्ड का भी। अच्छा, तो वहां भी तीनों ऑनलाइन में ऑप्शन। क्या है कि हाँ, वहाँ पे भी ये स्टैंडर्ड मेथड है, तो कहीं भी जहाँ भी चेस होता है वहाँ पे अप्लाई होता है। आप ऑफलाइन खेले या ऑनलाइन खेलिए, जो स्टैंडर्ड मेथड है, जो रूल सेट किया हुआ है, वो ऑफलाइन में भी वही है, ऑनलाइन में भी वही है। थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाता है, ऑफलाइन में थोड़ा सा टफ आप मान सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक टच एंड मूव एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है कि आपने छू दिया तो चलना पड़ेगा। ऑनलाइन में वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि पता कैसे चलेगा आपने क्या छुआ। तो ये राइट, है। राइट। हाँ। तो कोई होते जैसे आर्बिट्रेटर वगैरह की, जैसे जो देख रहे हैं आपका गेम ऑनलाइन, और अगर आपने कोई इलीगल मूव चला है, कुछ ऐसा चला है या कुछ आपने ऐसा, तो उसमें कुछ होता है वहाँ पे पेनल्टीज वगैरह, कुछ ऐसा इशू चीजें हैं? आ, हाँ, जैसे जो ऑफिशियल मैचेस होती हैं ऑनलाइन, अगर तो उसमें वो ऑर्बिटर्स रहते हैं, वो मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वैसा ही जूम का एक मीटिंग होगा, उसमें वो हम्म। आपका फेस भी रहेगा ऑन, और आपका स्क्रीन भी शेयर रहेगा, जिससे स्क्रीन पे आप खेल रहे हो। और जो एक नॉर्मल टूर्नामेंट होता है ऑनलाइन, उसको अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो मेन टूर्नामेंट कौन सा होता है अगर आप ऑफलाइन कहें, कौन सा टूर्नामेंट जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है? सबसे बड़ा तो वही वर्ल्ड चैंपियन ही हो चैंपियनशिप होता है, तो उसके वही बाद अगर, एक यार्ड होता है चेस का। ओके, अगर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करूँ तो ऑनलाइन में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है? ऐसा कुछ टूर्नामेंट होते हैं? ऑनलाइन में वो कराते हैं, जो वेबसाइट रहते हैं वो कराते हैं, लेकिन वो एज अ उनको ऑफिशियल नहीं लिया जाता है। फिडे जो भी कराती है वो ऑफिशियल मानती है, फिडे, क्योंकि वो राइट। मेन बॉडी है पूरी वर्ल्ड चेस की। तो उसके थ्रू अगर कुछ हो रहा है तो वो ऑफिशियल है, और अगर उसके थ्रू नहीं हो रहा है या फिर उसका किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं है उसमें, तो आप उसको ऑफिशियल नहीं मान सकते। जैसे कि chess.com हो गया, लाई चेस हो गया, ये सारी वेबसाइट है, ये भी काफी पॉपुलर है अभी एज अ ऑनलाइन चेस प्लेटफॉर्म। बट ये जो कराते हैं ये ऑफिशियल, इसको हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि वो फिडे से टाई अप नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, प्राइवेट बॉडीज है। तो फिडे ऑनलाइन चैंपियनशिप नहीं कराती, तो फिडे में हरियाणा में? नहीं, फिलहाल तो वो नहीं कराते, जो भी कराते हैं वो एरिना पे ही कराते हैं। और उसमें ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आपको टूर्नामेंट खेलने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आप डायरेक्ट खेल के भी कर सकते हैं रैंडमली। आपकी उसमें बस रेटिंग बेस्ड पे? रेटिंग सिस्टम उन्होंने कर राइट। दिया, हाँ, रेटिंग सिस्टम से उन्होंने कर दिया है। आपको रेटिंग एक पर्टिकुलर गेम पीरियड के लिए आपको मेंटेन रखना है, अगर उससे नीचे जाते हैं तो आप नहीं कर सकते, उसके ऊपर ही रहना है और उसको मेंटेन रखना है। तो ये सिस्टम उन्होंने कर दिया है, क्योंकि टूर्नामेंट में क्या होगा कि अ, सब कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इनका मोटिव ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्लेयर को अट्रैक्ट कर पाए चेस को लेकर के। तो इस वजह से फिलहाल तो इजी है, आगे जाकर हो सकता है वो रूल चेंज कर दें। हाँ, तो आप जो रेटिंग बता रहे हैं, तो एक ऑनलाइन का जो स्कोरिंग सिस्टम है और एक ऑफलाइन का जो स्कोरिंग सिस्टम है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? सिस्टम कैलकुलेशन का सेम है। जैसे अगर आप अच्छा। हायर से जीतेंगे तो आपको उसी हिसाब से मिलेगा। एक फैक्टर होता है कि आप, जैसे कि 400 प्लस आपकी रेटिंग वाले से जीते आप, तो आपको 40 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, ओके। 30 मिलेंगे, तो वो सेट रहता है, उसी का कैलकुलेशन वो बेस्ड रहता है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन में दोनों सेम। बट इसमें ये फायदा है ऑनलाइन में कि वो आपको उन्होंने थोड़ा सा बार कम कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि आपको अगर ग्रैंड मास्टर बनना है ऑफलाइन, तो आपको 2500 से ऊपर रेटिंग लेके जाना होगा। ओके। ठीक है। और ऑनलाइन अगर मैं कहूँ अरीना ग्रैंड मास्टर के लिए, तो वो सिर्फ 2000 है। तो 500 का अंतर है, ऐसे तो ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन ये काफी बड़ा हो जाता है गैप जैसे जैसे आप ऊपर जाने लगते हैं। 2000 भी काफी एक बहुत ही टफ है रीच कर पाना, क्योंकि आपको उस लेवल के प्लेयर ही नहीं मिलेंगे कि आप उसको हरा के आगे बढ़ पाए, क्योंकि आपको हमेशा आपसे नीचे वाले मिल रहे हैं, तो आप उससे जीतेंगे भी तो आपकी रेटिंग कहाँ बढ़ रही है ज्यादा। तो ये प्रॉब्लम राइट। हो जाता है। तो जो और ऑफलाइन, यही। ओके, हम्म। ओके,
यही अब सिस्टम आपको ऑनलाइन में भी है, अच्छा। ऑफलाइन में भी है, सॉरी, कि आपके पास प्लेयर कम मिल रहे हैं आपको, आपसे हायर रेटेड, तो आपको लोअर से ज्यादा जीतना पड़ रहा है, ज्यादा मैचेस खेलने पड़ रहे हैं, वो टफ होता चला जाता है। धीरे धीरे वो फिर इंक्रीज करना होता है। स्टार्टिंग में फास्ट दिया है इन्होंने कि जैसे 20 पॉइंट्स बढ़ेंगे, 30 पॉइंट्स बढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही आप उस मार्क पे पहुंचते हैं तो फिर 1 पॉइंट, हाफ पॉइंट ऐसे बढ़ता है, तो काफी टफ हो जाता है। इसलिए मैंने ओके। कहा कि फाइनेंशियली ये बहुत ड्रेनिंग है, क्योंकि आपको एटलीस्ट 100 टूर्नामेंट से ऊपर खेलना पड़ेगा एक मेंटेन रखने के लिए ऑफलाइन ऑफलाइन में में। तो मीन्स कि आपको टूर्नामेंट खेलते रहने पड़ेंगे अगर आपको आगे बढ़ना है। लेकिन जी जी ऑनलाइन में जी। है कि एनी टाइम यू लॉग इन और आपने ज्वाइन हाँ, कर लिया, एक कहीं भी गेम है, हार गए कहीं भी आप है ना। बैठ के खेल सकते हैं, रहता है तो ये ऐसा। है कि उसमें पॉइंट गेन करना बहुत इजी है। तो हम्म, एक एक माइंडसेट का क्या डिफरेंस होता है अगर मैं बात करूं कि जो ऑनलाइन प्लेयर होता है, ऑनलाइन जो खेल रहा है, एरेना में खेल रहा है, उसका अगर आप आपने अभी देखा है कि जो ऑफलाइन प्लेयर्स हैं ये भी ऑनलाइन आके खेलें एरेना में। जैसे फिर से अगर मैं एग्जांपल दूं, गुकेश या विश्वनाथ आनंद, अगर ये ऑनलाइन में हम्म। खेलेंगे तो क्या ये खेलना पसंद करेंगे या इनको ऑफलाइन ही अच्छा लगेगा? नहीं, ऑनलाइन भी खेलते हैं ये लोग, ऐसा कुछ नहीं है ऑनलाइन भी कि खेलते हैं। ऑफलाइन ही खेलेंगे। हाँ, दोनों खेलते हैं। मैं भी दोनों जैसे खेलता हूँ वैसे वो भी दोनों खेलते हैं, लेकिन उनका फोकस ज्यादा ऑफलाइन पे होता है, क्योंकि उनको ज्यादा सीरियस लेते हैं। फिर उन लोगों का क्या है कि वो स्पॉन्सरशिप में भी रहते हैं, राइट। तो स्पॉन्सर का कहना होता है कि आप ऑफलाइन खेलिए, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं मिलेगा फिर, तो वो भी एक हो जाता है पार्ट। लेकिन ऑनलाइन में भी जैसे स्पॉन्सरशिप होता है तो वो भी खेलते हैं वो लोग, ओके। ऐसा तुमको नहीं है। चैलेंजिंग कार्लसन भी चैलेंजिंग खेलता। लगता है उनको? यस यस यस, चैलेंजिंग वो लगता है? तो वही अभी मैंने बताया ना कि उन लोगों को भी वो आदत होती है कि फास्ट खेलने का, बुलेट खेलने का, ब्लिट्स खेलने का, सबको होता है। तो उससे कोई नहीं बचा है। जो चेस के प्लेयर बन जाता है उसको ये तो आदत तो लगी जाती है कि जल्दी वाला गेम खेलना है, बुलेट खेलना है, ओके। चाहे वो किसी लेवल पे भी हो। भले उनके पास ये हो जाएगा कि उनको कंट्रोल करने का ज्यादा हैबिट होता है, बिगिनर से कंपेयर करें तो। बिगिनर क्या है कि उसको ऐसा हो जाता है ना, इतना, कि आप वो रात में 3 बजे उठ के भी खेलने लग जाते हैं, तो ये काफी टफ हो जाता है ये आदत छुड़ाना। अच्छा। हम्म। बिगिनर के लिए जो है कि जो ऑनलाइन खेल रहा है और रात को जी, 3 बजे। क्योंकि कुछ बैरियर नहीं है ना, मोबाइल आपने खोला है बस राइट स्टार्ट राइट हो गया, राइट। कुछ नहीं करना स्टार्ट हो पड़ता। गया। ओके। हम्म। सो हिमांशु, क्या स्किल्स और माइंडसेट इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन खेलने के लिए, अरेना में खेलने के लिए? जो एक क्या एज, जो आपको एज देता हो? अगर हर कोई प्लेयर खेल रहा है तो आप कैसे बताओगे कि ये बेटर बन सकता है अरेना में और ये बेटर नहीं बन सकता अरेना में? क्योंकि आप कोच भी हो, क्या हाँ, क्या नहीं क्वालिटीज देखते हो ऐसा, आप? ऑनलाइन ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं। जो ऑफलाइन में अच्छा खेल रहा है वो ऑनलाइन में भी अच्छा खेलेगा, ओके। ठीक है, और जो ऑनलाइन में अच्छा खेल रहा है वो ऑफलाइन में भी अच्छा खेलेगा। थोड़ा सा बस वही हो जाता है कि खेलने का हैबिट आपको डेवलप करना पड़ेगा, वैसे ही टफ है, क्योंकि वहां पे आपको जाना है, एक पर्टिकुलर टाइम पर पहुंचना है, वहां पे आपको बैठे रहना है, और आपको हम्म। एटमोसफेयर का भी एक होता है कि आप घर पे रिलैक्स होकर बैठे हैं, और आप कहीं गए तो हो सकता है कि वहां पे लाइट चली जाए, ये भी पॉसिबल है। राइट तो राइट राइट। आपको, हाँ, गर्मी में खेलना पड़े, ठंड में खेलना पड़े, ये सब भी चैलेंजेस होते हैं ऑफलाइन के। बाकी यही अंतर है दोनों में, कि एटमोसफेयर का डिफरेंस हो जाता है, बाकी तो दोनों में सेम ही है। ओके। सो हिमांशु, जब आप ऑनलाइन खेल रहे हैं तो आपको, आपने कहा कि बस उसको यही है कि थोड़ा हैबिट अपना डेवलप करना पड़ता है, बाकी हम्म। आपका मोस्टली सेम रहता है। तो तो आप क्या राय देते हैं, आप क्या सजेशन देते हैं कि किसको, एक नया बिगनर है उसको ऑनलाइन पहले खेलना स्टार्ट करना चाहिए, या फिर उसको अगर फाइनेंस का इशू नहीं है और वो अगर साउथ इंडिया में रहता है या वो ऐसी जगह रहता है जहाँ पे इजिली ही कैन एक्सेस कोचेस, एकेडमीज, तो उसको ऑफलाइन में जाना चाहिए स्टार्टिंग में, बिगिनिंग नहीं, में? स्टार्टिंग स्टार्टिंग के लिए तो ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा स्टार्टिंग में, ओके। अनलेस अनटिल आपके पास कोचेज नहीं है अवेलेबल ऑफलाइन, तो ऑनलाइन तो जाना पड़ेगा सीखने के लिए, ठीक है। खेलने के लिए तो ऑफलाइन ही बेस्ट है, क्योंकि उसी से आपको ओवरऑल डेवलपमेंट होगा चेस का। ओके। प्रेशर हैंडल करने का एबिलिटी ज्यादा उससे इंक्रीज होता है, क्योंकि आपके सामने एक ओपोनेंट बैठा है, तो आप पे भी प्रेशर बन रहा है, उसके ऊपर भी प्रेशर बन रहा है कि उससे भी जीतना है, आपको भी जीतना है, आपको भी फाइट बैक करना है। ऑनलाइन में क्या है कि अभी आपको पता नहीं है कि आपके सामने कौन है, ये तो पता चल रहा है कि उसका एक ये पर्टिकुलर एक लेवल है, मान लीजिए उसकी रेटिंग
1500 है, तो उसकी 1500 रेटिंग, इतना तो आपको पता चल गया, लेकिन वो हम्म। आपके सामने नहीं बैठा। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है स्टार्टिंग के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि और बच्चों में क्या होता है कि इंटरेस्ट भी ज्यादा बिल्डअप होता है ऑफलाइन खेलने में, क्योंकि वो जाते हैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो देखते हैं कि वो अच्छा खेल रहा है तो मुझे भी अच्छा खेलना है, उसको एक ट्रॉफी मिली बड़ी सी तो मुझे भी चाहिए ट्रॉफी। तो ये सब जो है काफी अट्रैक्ट करता है बच्चों को। तो इसलिए अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ऑफलाइन ही 100% जाए, और ऑफलाइन नहीं ऑप्शन है तो फिर भी ट्राई करें कि आप ऑफलाइन खेलें। ऑनलाइन सीखने के लिए सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन सीखना है एक्चुअली ऑफलाइन से ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम डिजिटली बहुत सारा इजी मेथड यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्योरी को, आइडिया को, प्लान को। क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन में तो बोर्ड है, बोर्ड पे आप बता ही सकते, बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ड्राइंग कर सकते हैं, हम एक प्रेजेंटेशन पीपीटी बना सकते हैं उसको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये सीखने के हिसाब से ऑनलाइन काफी अच्छा है, यूजफुल टूल है। और एज अ प्लेइंग के लिए तो ऑफलाइन मस्ट है, डेवलपमेंट चाहिए तो आपको। ओके हिमांशु। सो हिमांशु, आपको क्या लगता है कि एरेना को कितना रिकॉग्निशन मिल रहा है आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड? क्या जो टॉप प्लेयर्स हैं ऑफलाइन के, क्या इसको रिकॉग्नाइज करते हैं या फिर इसको मानते हैं कि एक सही में एक फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और इसको और बेटर यस बना यस। सकते हैं, और इसको हम हाँ। और उससे पॉपुलर चेस को भी नहीं पॉपुलैरिटी मिल रही है आई थिंक कि एनी वेयर फ्रॉम द वर्ल्ड यू कैन प्ले चेस। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और आपने मेंशन किया था chess.com जैसी वेबसाइट्स जो आपने बताई थी। सो हाउ दे आर, व्हाट काइंड ऑफ रोल दे आर प्लेइंग, कि वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं एरिना फॉर्मेट में, उनका क्या रोल है, और वो कैसे इसको एक बेटर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं? फिर से ब्रेक हो गया हिमांशु आई थिंक। नहीं, मैंने सुन लिया था, तो बता रहा हूँ मैं। जैसे कि ये सब chess.com है, ये काफी हेल्पफुल रहे हैं चेस को पॉपुलर करने के लिए। अब एरिना में क्या है ना, एक कि आपको खेलना है तो वहां पे आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तो ओके। वहां पे फिर वो पेमेंट का आ जाता है। तो सब कोई पे करना नहीं चाहते, स्टार्टिंग बैरियर क्या है कि फ्री रहे। तो इसलिए इन्होंने काफी मदद किया है, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म फ्री है, आप साइन अप करें जैसे नॉर्मली करते किसी भी वेबसाइट पे, और आप स्टार्ट कर सकते हैं प्ले करना। और कुछ कुछ ऐसी वेबसाइट है कि आपको साइन अप करने की भी जरूरत नहीं है, बस जाइए और खेलिए। जैसे एक लीच ऐसा उन्होंने करके रखा है कि आपको साइन अप करने के मन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आइए और खेलिए बस। तो ये सब जो है इन्होंने काफी बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। अब बहुत सारे लोगों के लिए इजी हो गया है कि चलो इंटरेस्ट भी जाग रहा है तो ट्राई तो कर सकते हैं, ट्राई किया तो और राइट। इंटरेस्ट आ गया तो आ गया फिर चेस फील्ड में। तो ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे कोरोना में हुआ, बहुत सारे लोग घर पे बैठे रहे, तो ये काफी अच्छा अल्टरनेटिव बहुतों के लिए वो साबित हुआ कि वो चेस में आ जाए। तो एक्चुअली मिलियंस में प्लेयर्स ऐड हो गए अचानक से उनके डाटा बेसिस में। तो उन्होंने पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कुछ आध घंटों के लिए उनका सर्वर भी डाउन हो गया, इतना ज्यादा ट्रैफिक आ गया। तो उन्होंने पूरा एक निकाला था, रिलीज भी किया था प्रेस रिलीज की, अचानक से वो 50 मिलियन के एक्स्ट्रा प्लेयर ऐड हो गए उनके सर्वर पे। तो ये सब जो चीजें चेस का बूम में काफी मदद किया है। क्योंकि आप बस आप 5 इयर्स बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि चेस में है तो, लेकिन उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है जो कि अब हो गया है। राइट। बस इसी वजह से हुआ है, क्योंकि सारे लोगों के पास ये इजिली कनेक्ट हो गए। कोई भी जो भी नया बच्चा ही है जिसको बस खेलने से मन है तो वो खेल भी सकता है। मान लीजिए उसको एज अ प्रोफेशनल नहीं बनना है, एज अ हॉबी खेलना है, तो उसके लिए भी इजी हो गया कि पार्टनर नहीं है कोई बात नहीं, आ जाते हैं ऑनलाइन खेल लेते हैं, तो इसी के साथ भी खेल सकते हैं। और इसी से करते करते वो फिर धीरे और ज्यादा इंटरेस्ट बिल्ड होता है, वो फिर सर्च करते टूर्नामेंट वगैरह में भी पार्ट लेने लग जाते हैं। कम से कम अभी मैंने देखा है लोकली, कम से कम नहीं तो 50 ऐसे बच्चों को देखा है जो ऑनलाइन खेलना स्टार्ट किए फिर और आगे टूर्नामेंट्स वगैरह ऑफलाइन खेलने के लिए। तो ये स्पेशली मैं पटना की बात कर रहा हूँ, बाहर का तो छोड़ ही दीजिए, दिल्ली में तो थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर आ जाते हैं एक टूर्नामेंट में। और साउथ में तो कहना ही नहीं है, साउथ में क्या है कि उनको एंट्री बंद करनी पड़ जाती है, इतना हो जाता है, बच्चों का लाइन लगा रहता है। और पेरेंट्स लेके आते हैं, खास करके पेरेंट्स खुद लेके आते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, और जगह नहीं रहती, इतना ज्यादा वहां पे डिमांड हो जाता है। राइट।
सो हिमांशु, जैसे टेक्नोलॉजीज आपने बताया कि वेबसाइट्स आ गई हैं और ऑनलाइन बहुत, स्पेशली कोविड टाइम में काफी हुआ। एआई क्या रोल प्ले कर रहा है? आपको कुछ आइडिया है कि एआई इसमें क्या हेल्प कर रहा है चेस में, ऑनलाइन में, एरेना में या ऑनलाइन फॉर्मेट में? एआई आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा हमें मदद कर रहा है करेंटली चेस को ज्यादा अच्छे से एनालाइज करने में। नए नए मूव खोज के ये दे रहा है जो कि नॉर्मली लोग नहीं फाइंड कर पाते थे, क्योंकि उसके लिए अलग टाइप की थिंकिंग जरूरत पड़ती थी। अब जैसे कि अ, एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप एक एक साइड में जाते हैं तो वहां पे लॉस हो जाएगा। तो एज अ ह्यूमन ब्रेन क्या करता है कि वो 4 मूव 5 मूव तक सोचता है, उसके बाद देखता है कि अच्छा यहाँ पे तो प्रॉफिट नहीं है, तो चलो दूसरा वेरिएशन करते हैं। लेकिन ये जो चेस के जो है ये एकदम एंड तक जाते हैं कि एकदम हार रहे या नहीं, एकदम 100% लॉस है या 100% विन है। तो कभी कभी क्या होता है ना चेस में कि इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि यस 5 मूव तक तो आपको लग रहा है कि आप हार जाओगे, लेकिन उसके बाद जैसे 6th मूव में आते हैं तो एक ऐसा मूव मिलता है जो कि पूरा गेम को अपसाइड डाउन कर देगा। तो एआई जो है इसी को ढूंढने में काफी मदद कर रहा है कि एक स्टैंडर्ड जो वेरिएशन होता था, जैसे कि चेस की बुक्स वगैरह आते हैं, मोटे मोटे आते हैं, ठीक है। तो उसमें सारा एक्सप्लेन किया रहता है कि आपको इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे इस पीस को यहाँ लेके जाना है, इसके ये लॉजिक है, ये है। लेकिन ये जो लॉजिक बताया जाता है ये ह्यूमन ब्रेन ने सोचा है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है इस लॉजिक के ऊपर जाता है कि ठीक है ये तो लॉजिक है, लेकिन चलो इस वाले में क्या है। क्योंकि अब आप देखे होंगे कि जैसे जैसे आप चेस के मूव में आगे बढ़ते हैं तो वेरिएशन इतने ज्यादा होने लग जाते हैं कि यूनिवर्स में जितने स्टार नहीं उतने ज्यादा वेरिएशन हो जाते हैं चेस में। तो ये जो चीजें जो है फाइंड कर पाना मुश्किल हो पाता है। बहुत सारा वेरिएशन को नहीं सोच सकते, तो हमारा जो माइंड है एज अ शॉर्टकट तरीके से उस पर जाता है कि ठीक है अभी जो दिख रहा है अच्छा नहीं है तो छोड़ देते हैं, दूसरा किस लाइन पे आ जाता है, दूसरे वेरिएशन को सोचने लग जाते हैं। क्वीन से अच्छी चाल नहीं मिल रही है तो चलो छोड़ो, नाइट से ट्राई करते हैं, नाइट से मिल नहीं रहा है तो रुक से ट्राई करते हैं। लेकिन जो चेस के जो सॉफ्टवेयर है, स्पेशली जो एआई आ गया है, ये कहता है कि नहीं रुक से नहीं मिल रहा है, चलो 5 मूव तक नहीं मिल रहा है, 10 मूव तक जाते हैं, 50 मूव तक जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो वापस आते हैं। तो ये फायदा हो रहा है। तो इसके बाद धीरे धीरे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आ गया है चेस में। अभी नए नए कह सकते ओपनिंग मिल गए, ओपनिंग के अंदर नए नए फाइनिक्स मिल गए, नोवेल्टी मिल गया है, और ग्रैंड मास्टर स्पेशली यूज करने लगे हैं, तो इससे वजह से भी इसका पॉपुलैरिटी बढ़ा। तो हिमांशु, क्योंकि एआई से काफी हेल्प मिला है, आप बता रहे हो कि जो हम सोच नहीं सकते उस तरह के मूव फाइंड कर रहे हैं। और यस। एरेना में डेफिनेटली, क्योंकि ऑनलाइन आप, इफ यू डोंट हैव एक इंस्ट्रक्टर, लेकिन आप, आपके पास ऑनलाइन या एआई टूल्स हैं भी आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको तो आप चाहे किसी रिमोट लोकेशन में भी हो तब भी आप खेल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉपर फैसिलिटीज। तो क्या ये कहीं ना कहीं एक जो कन्वेंशनल चेस है, जो आप जिसे मैं कहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि आप जो खेलते हैं फिजिकल चेस जो आप कह रहे हैं, तो क्या उसको हर्ट कर रहा है उसकी पॉपुलैरिटी में, या ये आपको लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ओवरलैप कर जाएगा और या फिर ये उसको सरपास करके ये ज्यादा पॉपुलर टूल बन जाएगा और ज्यादा बड़ा एक पूरे वर्ल्ड वाइड इसका रोल हो जाएगा? ऐसा लगता है आपको ऑनलाइन चेस का? हाँ ये तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट और इसमें माइंड क्या है पर कि ये ज्यादातर हायर लेवल पे ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि हायर लेवल। 50 मूव तक सोचने की किसकी जरूरत है, जो ग्रैंड मास्टर बन चुका है उसको ज्यादा जरूरत है, उसको नई चीज ढूंढने। लेकिन जो हाँ। अभी बिगनर है उसके लिए एआई कुछ खास यूजफुल नहीं है, क्योंकि ओके। उसको तो पता ही नहीं है करना क्या है, तो उसको एज अ ह्यूमन गाइड चाहिए, कोई बताने वाला कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। क्योंकि एआई में भी अभी भी लिमिटेशन है, वो एक्सप्लेन तो करता है लेकिन वो इतना अच्छे से नहीं कर सकता है ना, वो तो बस बता देगा कि हाँ ये गलत है ये सही है, क्यों गलत है क्यों सही है ये तो एक चाहिए एक्सप्लेन करने वाला। तो यहीं राइट। पर एक आप कह सकते हैं कि चेस कोच का रोल है कि वो एक्सप्लेन करे कि क्या आपको खेलना है क्या नहीं। एआई ये नहीं बता सकता है कि आपके लिए ये वाला वेरिएशन गलत है, क्योंकि आप वो अच्छे से खेल नहीं पा रहे। राइट। ये कोच बताएगा आपको, देख करके आपका बिहेवियर देख करके वो बताएगा कि आप कैसा पैटर्न चूज करें, एग्रेसिव चूज करें, पोजिशनल खेले, डिफेंसिव खेले, एंड गेम पे ज्यादा फोकस करना है आपको या मिडिल गेम पे ज्यादा फोकस करना है, ये सब कोचेस ही बता पाते हैं। अभी एआई में इतना डेवलपमेंट नहीं आ पाया है, और ना ही मुझे लगता है जल्दी आ पाएगा। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी या जहां तक जो लगता है
डोंट नो। हाँ, इस ना, चेस कोच का एज यही रोल है स्कूल से कि चल वो रहा है, कुछ नहीं हाँ, पता। एक गाइडिंग के तौर पे वो ज्यादा मदद करते हैं कि आपको बिगिनर्स के लिए क्या। कोच होना बहुत जरूरी है। राइट, राइट। हम्म, सो हिमांशु, मॉनेटरी पॉइंट ऑफ से देखें आप, क्योंकि ऑफलाइन में रिवॉर्ड्स होते हैं, आप कोई टूर्नामेंट जीतते हैं या फिर आप स्पॉन्सर्स भी होते हैं, वेरियस वेज टू अर्न मनी। आपको ऑफ कोर्स फाइनेंस भी चाहिए, और दूसरा आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। क्या एरेना में ऐसा हम्म, फाइनेंशियल रिवॉर्ड सिस्टम है? नहीं फिलहाल तो नहीं है। ऑफलाइन में ज्यादा है रिवॉर्ड सिस्टम, ओके। क्योंकि इसमें अब तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो है, इन्होंने स्टाइफन भी अनाउंस कर दिया है। जितने भी नेशनल लेवल पे प्लेयर टॉप के हैं, हर कैटेगरी एज कैटेगरी में, उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल रहा है क्वार्टरली। जैसे कि अंडर 7 में जितने भी फर्स्ट सेकंड रहे हैं बॉयज गर्ल में, उनको 20,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग मिला है अभी कुछ दिन पहले ही। और वैसे वो बढ़ता गया है। अंडर 19 वालों को एक्चुअली में 50,000 मिला है पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो ये अच्छी बात है। ये ऑनलाइन में तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, ना ही लगता है कि आने वाला है। ये ज्यादातर ऑफलाइन ही फोकस करते हैं। और आप एज देख सकते हैं कि डेवलपमेंट के तौर पे भी ये ज्यादा अच्छा है। तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड नाम की कोई अभी सिस्टम नहीं है इसमें, नहीं, जो ऑनलाइन ऑल। में कुछ टूर्नामेंट होते हैं जो आप खेल के विन कर सकते हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं होते जितने कि ऑफलाइन है। ऑफलाइन में आप जा सकते हैं कि मिलियंस में प्राइज हो जाता है। ऑनलाइन में उतना नहीं होता, बहुत होता तो वो आप कह सकते हैं कि लैक्स में होता है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑनलाइन हुआ तो, लेकिन ऑफलाइन में तो उसका कोई लिमिट नहीं है। अभी दिल्ली में हुआ था, उसमें करोड़ों 1 करोड़ से ऊपर उन्होंने फंड रखा था। तो 1 करोड़ से काफी ऊपर था? सॉरी, अट्रैक्ट। क्या रखा हाँ, था? प्राइज फंड, प्राइज फंड प्राइज मनी जो। था? ओके, ओके, ओके। ये आप ये ऑफलाइन बता रहे हो, ऑनलाइन बता रहे हाँ, ऑफलाइन या हो? ग्रैंड ऑफलाइन। मास्टर टूर्नामेंट हर साल दिल्ली में होता है। तो ओके, उन्होंने काफी अच्छा वहाँ पे रखा है। वो फेमस है चेस प्लेयर्स में। दिल्ली ओके, ओपन के नाम से होता है वो। ओके, तो 1 करोड़ से तो ऊपर ही होता है हर साल। फंड बढ़ते ही रहता है हर साल। ओके। और सो वैसे भी आप देखोगे, जैसे आप जैसे गुकेश कह रहे थे, और प्रगनंदा हो गया, अर्जुन एरिगेसी हो गया, निहाल सरीन हो गया, ये सब जितने भी यंग टैलेंट है, इनको जितने भी साउथ के स्टेट है वो बहुत सपोर्ट करते हैं। राइट। तो उन्होंने एक्चुअली में तमिलनाडु ने 1 करोड़ दिया था पर प्लेयर को। ओके। तो आप देख सकते हैं कि क्रिकेट के जितना तो नहीं है इसमें पैसा, लेकिन हो रहा है, उस लेवल तक जा रहे हैं। हो जाएगा। तो मीन्स क्योंकि क्रेज बढ़ते जा रहा है, जी और जी जी। क्योंकि मल्टीपल टूर्नामेंट्स हैं, और अब लोग फैन फॉलोइंग भी बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, और स्पॉन्सर्स भी, इवेंट्स हो रहे हैं, स्पॉन्सरशिप भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। और इसलिए जो यस। लोकल कम्युनिटीज हैं वो भी हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है कि इसको और ज़्यादा से प्रमोट किया जाए। पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हिमांशु, जो जो जिनके बच्चे चाहते हैं कि वो, फॉर एग्जांपल, आपके जैसे कोई बच्चा अगर बिहार में रहता हो या किसी और स्टेट में रहता हो जहाँ पे चेस का उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है या फिर इतना फैसिलिटीज नहीं है, उनके लेकिन बच्चा पढ़ना चाहता है, वो देखता है आज के टाइम में बहुत इजी है वो क्रेज को फॉलो करना, यस। फैंस पूरे वर्ल्ड में है प्लेयर्स के। मैग्नस कार्लसन हो गया, जितने भी हैं, गैरी कास्परोव हो गए, विश्वनाथ आनंद हो गए, बड़े बड़े प्लेयर हैं, लेकिन बनना चाहता है, लेकिन वो फैसिलिटी नहीं है, और हर कोई के पास फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल भी की बात ही नहीं है, वो स्कूल में पढ़ता है बच्चा, उसका अपना वही है, रह रहा है। अब वो पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, तो उस बच्चे के पेरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए अपने बच्चों के, उन बच्चों के लिए जो सही में और हो सकता है वो आगे जाके उसको प्रोफेशन अपनाए, अभी तो उसको पता नहीं, हॉबी ले रहा है, लेकिन वो आगे जाके हो सकता है उसको प्रोफेशन मिले, तो उन पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अपने क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले एडवाइस है कि यही है कि जितना अर्ली हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर देना है। क्योंकि बेसिकली 5 ईयर से स्टार्ट हो सकता है। बहुत इजी होता है 5 5 साल के बच्चों के लिए। लेकिन अभी क्या है कि उसके पहले भी स्टार्ट कर देते हैं बहुत सारे पेरेंट्स। एज अ आप कह सकते हैं कि जैसे जनरली नॉर्मल चीजें सिखाते हैं, वो चेस भी सिखाने लग जाते हैं, तो बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं। अब वो अ, ऐसा नहीं है कि सबके साथ हो जाएगा, वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। वो एकदम श्योर नहीं है, लेकिन 5 साल के जो एज है, वहां से कोई भी बच्चा आराम से स्टार्ट कर सकता है सीखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और
काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। और ये है कि इसका कोई वो आप कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट नहीं है, ये और ज्यादा हेल्पफुल ही है बच्चों के लिए। अगर मान लीजिए वो एज अ हॉबी ही कर रहा है तो वो उसको बाकी के चीजों में हेल्प करता है, क्योंकि ये तो मेंटल गेम है, माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है। तो स्पेशली ये स्टडी के लिए काफी अच्छा हो जाता है बच्चों के लिए, कंसंट्रेशन पावर बहुत इंक्रीज होता है। आप कह सकते हैं कि बच्चों का दुगना तिगना हो जाता है। आप बस नोटिस करेंगे कि कोई एक 5 साल का बच्चा है, पहले जो पढ़ता चेस खेलने लगा, उसके बाद उसमें कितना डिफरेंस हो गया है। किसी भी चीज को याद रखने का, उसको रिकॉल करने का, फिर उसको माइंड में फिर से आप कह सकते हैं कि दोबारा बता देने का काफी इंक्रीज होता है एबिलिटी बच्चों का। तो ये तो प्लस पॉइंट रहेगा ही। प्लस आप जैसे कि देख सकते हैं कि अगर मैं बिहार का बोलूँ तो यहाँ पे पेरेंट्स का अभी भी बहुत ज्यादा माइंडसेट ये है कि मेरा वो जो बच्चा है वो पढ़े लिखे और फिर जॉब करने लगे। ये तो खैर ओवर ऑल ओवर इंडिया, लेकिन बिहार में आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा है। स्पेशली यहाँ पे तो आईएएस आईपीएस बनने के ज्यादा जोर देते हैं। यूपीएससी का तो बहुत ज्यादा क्रेज है। हाँ, Yeah. लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो ये काफी अच्छा अल्टरनेटिव है। क्योंकि बहुत सारी स्टेट में और बिहार में स्पेशली क्या स्टार्ट हो गया है कि आप मेडल लाइए और नौकरी ले लीजिए सीधे। कोई टेंशन नहीं, मेडल आपने लाया आपको नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद आप फ्री है, आप उसको खेलने का भी पैसा मिलेगा और काम का भी पैसा मिलेगा। तो वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप कह सकते हैं कि आप बच्चों को आप भीड़ जो है, भेड़ चाल जो बोलते हैं, उससे आप अलग इजिली, क्योंकि ये आईआईटी जी में देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों बच्चे देते हैं और सीट होता नहीं है, 1000 में सीट होता है, तो 1% भी चांस नहीं होता है कि किसी को मिलेगा। और यहाँ चेस में अगर उसको देखेंगे तो कम से कम 50% चांस है सक्सेस होने का। उससे ज्यादा ही मैं बोलूंगा अगर आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो। स्पेशली गर्ल्स में तो बहुत कम कंपटीशन है। तो अगर आप एज अ गर्ल देख रहे हैं, अगर आप स्टार्ट कराते हैं बच्चे को एज अ गर्ल, तो उसके पास ज्यादा, मैं कहूंगा कि बॉयज से ज्यादा अपॉर्चुनिटी है प्राइज लाने का और नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर पाने का, रादर देन बॉयज। तो ये भी एक एडवांटेज होता है। किसी भी गेम का ले सकते हैं, लेकिन चेस में ये ज्यादा राइट। इजी है। राइट। हाँ, हिमांशु। और इसमें है कि बाकी सब गेम में क्या हो जाता है ना कि पेरेंट्स को लगता है कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जा रहा है, बच्चा पढ़ाई में नहीं इंटरेस्ट लेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पढ़ाई को ही देते हैं। स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी पेरेंट हो उसके लिए, कि राइट। मेरा जो बच्चा है वो स्टडी पे फोकस्ड है। तो चेस भी जो है, ये ऐसा नहीं है कि उसमें वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एज आप कह सकते हैं प्लस पॉइंट ही है कि स्टडी में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। कोई ड्रॉबैक नहीं है चेस का। सो हिमांशु, आपकी फुल अर्निंग कुछ और भी काम करते हैं या आपकी पूरी अर्निंग चेस पे ही डिपेंडेंट है? नहीं, मैं तो फुल्ली चेस पे ही हूँ। मैं ओके। सो हिमांशु, प्रोफेशनल चेस कोच ही हूँ मैं। जो चेस कोच है, तो आपने जो ये एरेना ग्रैंड मास्टर बने, आपको नेक्स्ट स्टेप आपका कोच था और आप कोच सी होंगे, आप कर रहे थे और आपको और उसका एडवांटेज लिया कि आप ग्रैंड मास्टर हैं, तो आपको और कोचिंग असाइनमेंट्स मिले। तो एक कोई प्लेयर अगर एरेना ग्रैंड मास्टर बनता है, उसके पास क्या स्कोप है? सिर्फ कोचिंग स्कोप है या फिर वो उसको क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप, अगर वो चेस से अर्निंग करना चाहता है, उसको अपना प्राइमरी इनकम सोर्स बनाना चाहता है? हम्म चेस से अर्निंग करने का दो सोर्स है अभी फिलहाल। पहला तो कोचिंग है, जो कि राइट। इजी है आप कह सकते हैं, क्योंकि आप बिगिनर बच्चे को भी सिखा करके इजिली राइट। पैसे आपको आ जाएंगे। इतना आ जाएगा राइट। कि आप अपना, अगर मैं एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट बोलूँ तो उसको पॉकेट मनी आराम से आ जाएगी। राइट। और बिना ज्यादा टाइम दिए हुए, दिन के 2-3 घंटे भी देता है तो उसका आराम से पॉकेट मनी आ जाएगा। तो वो एक प्लस पॉइंट के तौर पे ले सकता है। और एज अ प्रोफेशनल लेना है तो फिर टूर्नामेंट खेलना है, क्योंकि अब जो प्राइजेस आते हैं वो, अब मैंने बताया ये फंड करोड़ में चले गए, तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। खेल के पैसा ज्यादा मिल सकता है आपको प्राइज विन करके, रादर देन ट्रेनिंग देने के। तो तो दोनों ही अगर अपॉर्चुनिटी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल जैसे बिहार का मतलब किसी स्टेट का जहाँ पे, जैसे मैं आपका एग्जाम्पल दूं कि अगर आप कोच नहीं बनते, नेक्स्ट स्टेप क्या होता कि आप एक बार अरेना ग्रैंड मास्टर बन गए क्योंकि आपके फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन आप उसमें आपने उसमें परस्यू किया और आप बन गए, तो आप कमाने के लिए आप क्या फिर ऑफलाइन जाते हैं? उससे क्या आपको एडवांटेज मिलता है क्योंकि आप एक अरेना ग्रैंड मास्टर है? हाँ, ये तो एक प्लस पॉइंट रहता ही है। प्लस पॉइंट रहता ही है। बट इसमें है कि आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं, आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, जिसमें नहीं, आपको फाइनेंशियल, अगर आपको फाइनेंशियल अर्निंग करनी है, आपको कमाना है, हाँ, आप दोनों में स्कोप है इसमें। तो इसमें ऐसा अच्छा। नहीं है कि आप ऑफलाइन में कम है ऑनलाइन में ज्यादा है। जिसको जैसा सूट करता है वैसा जा सकता है।
मैंने ओके। बताया मैं दिल्ली में था तो ऑफलाइन ही था, उसके बाद फिर मैं यहाँ आया तो ऑनलाइन शिफ्ट हुआ हूँ, तो फुल्ली राइट। ऑनलाइन ही हूँ। लेकिन अब क्या है कि अब मैं दोनों मिक्स है मेरा, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। तो ओके। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही रहना है ऑफलाइन ही रहना है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। और टाइम का भी बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, क्योंकि आप इसको देख सकते हैं कि जो भी फ्री टाइम है आप उसमें करिए, आप अलग से भी काम करके भी ये चेस का कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे तो पार्ट टाइम ही करते हैं, नहीं, मैं पार्ट टाइम एग्जांपल देना जॉब में चाहता एक पर्टिकुलर कोई भी जॉब मिल गया उसके साथ साथ ये चेस भी कर लिया फ्री टाइम हूँ। में। राइट, राइट, राइट। मैं जो एग्जांपल कह रहा था कि वो ये कह रहा था कि फॉर एग्जांपल आप कोचिंग नहीं करते हैं और आप चेस में रहना चाहते हैं, तो अगर आप अपने का ऑनलाइन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं है, आपको उसके लिए ऑफलाइन जाना ही पड़ेगा। तो आप हम्म। ऑफलाइन जाते हैं, तो आपकी कहाँ एंट्री होगी? आपकी एज ए बिगनर एंट्री होगी वहाँ पे, फिर आप किसी हायर टूर्नामेंट में सीधा जाके एंट्री हो ऐसा? तो क्या हाँ, फिक्स है? ये डिपेंड करता है कि टूर्नामेंट में एंट्री किस लेवल पे अलाउ है। मैक्सिमम टूर्नामेंट में आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, लेकिन हाँ। कुछ टूर्नामेंट्स जैसे होते हैं वहां पे आपको एज सिलेक्ट होके थ्रू स्टेट जाना होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट आपने जीता, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप स्टेट जीते, स्टेट के बाद आप नेशनल, नेशनल के बाद इंटरनेशनल। तो स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए तो स्टेट आपको नेशनल क्वालिफाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना फिर जल्दी वो अलाउ नहीं करते, या आपको उस लेवल का प्लेयर बनना पड़ेगा। ओके। लेकिन नेशनल लेवल पे कहूँ तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आपको चेस खेलना कम आता है तो आप खेल नहीं सकते हैं, और ज्यादा आता है तो अलाउ मिलेगा। मैक्सिमम टूर्नामेंट जो अभी तो थाउजेंड्स ऑफ टूर्नामेंट होते हैं हर साल, तो उसमें से जो सिलेक्टेड टूर्नामेंट्स होते हैं नेशनल लेवल के और सीनियर लेवल के, उसी में लिमिट होता है कि आपका एक पर्टिकुलर रेटिंग होना चाहिए, या फिर आपने कुछ सिलेक्शन ट्रायल पास किया या नहीं, स्टेट क्वालिफाई किया या नहीं। बहुत मिनिमम मैं कहूंगा कि 50 टूर्नामेंट होंगे 1000 में से जिसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, बाकी तो सारे ओपन होते हैं। और ओ- रिस्ट्रिक्शन दूसरा होता है कि रेटिंग का रिस्ट्रिक्शन होता है, कि आपकी इतनी रेटिंग है तो आप इतना पे ही खेल सकते हैं, आपका इतना रेटिंग है तो आप इतना पे, यही रिस्ट्रिक्शन है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्गर खेलना है तो आप रेटिंग बढ़ाते जाइए, अपनी अच्छा प्लेयर बनते जाइए, आप ऊपर चले जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ऊपर वालों को ही फायदा है नीचे वाले को नहीं है। अब क्या हो गया कि अब यहाँ पे रिवर्स करने लगे हैं लोग, अब क्या करने लगे कि ज्यादा प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन बिलो 1600, बिलो 1700 रेटिंग जिसकी है वो खेल सकते हैं। ओके। तो इसमें क्या है कि बिगनर्स को ज्यादा एडवांटेज अब हो गया है, अभी मैं कहूँ तो, क्योंकि उसमें प्राइजेस अच्छे होते हैं, और आपके साथ स्ट्रांग प्लेयर खेल नहीं रहे, आप ही के लेवल के प्लेयर खेल रहे हैं उसमें, क्योंकि रेटिंग कैप कर दिया उन्होंने कि एक मैं ही खेल सकता हूँ, मेरे मेरे से ज्यादा स्ट्रांग प्लेयर खेल ही नहीं सकते, जो भी मेरे आसपास के है उसमें कंपटीशन ईजी हो गया। तो ना। स्टार्टिंग करने के लिए तो चेस बहुत ही अच्छा गेम है, ऐसा मुझे नहीं लगता और किसी गेम में ऐसा कोई सिस्टम है, और जिसमें ओके। प्राइजेस भी काफी अच्छे रहते हैं, अट्रैक्टिव रहते अच्छा। ओके। सो हिमांशु, स्कूल्स में और पॉपुलर करने के लिए चेस क्या करना चाहिए? आप जैसे, मैं चलो हैं। साउथ इंडिया में और तो आपने कहा कि ऑलरेडी पॉपुलर है, वहाँ गवर्नमेंट भी हेल्प कर हम्म, रही है, वहाँ लोकल स्कूल्स भी मैंने देखे हैं, काफ़ी स्कूल प्रमोट करते हैं चेस को। लेकिन अगर मैं ऑल यस। ओवर इंडिया का मैं बात करूँ, क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को ही कुछ ज़्यादा उसमें फोकस करना चाहिए, या लोकल लेवल पे भी हम कर सकते हैं? लोकल लेवल पे भी कर सकते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा अगर आप खुद करना चाह रहे हो तो। लेकिन नेशनल लेवल पे भी स्कीम चलाया है ऑल इंडिया चेस एसोसिएशन ने, चेस इन स्कूल प्रोग्राम करके। तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल से टाई अप करके स्टार्ट किया है। लेकिन अभी बिहार में पर्टिकुलरली वो उतना हाई लेवल पे स्टार्ट नहीं हो पाया, वो ज्यादातर मेन सिटीज में ज्यादा है, अब मेन स्टेट में ज्यादा है, जैसे गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इस सब जगहों पे ज्यादा स्ट्रांगली एग्रेसिवली वो लोग कर रहे हैं। बिहार में अभी स्कूल लेवल पे है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े स्कूल है वो तो दे रहे हैं, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल है और मिड लेवल स्कूल है वो ज्यादा फोकस अभी नहीं दे रहे चेस पर। राइट। तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, एज अ आप कोच की अपॉर्चुनिटी है कि आप जाकर के आप अप्रोच कर सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन हिमांशु, वन लास्ट क्वेश्चन। आपने काफ़ी डिटेल में बताया और आपका बड़ा अनकन्वेंशनल करियर रहा। मैं अगर इस तरह से बोलूँ कि आपने बताया कि जैसे एक बिहार में एक फैमिली का माइंडसेट होता है, पेरेंट्स का माइंडसेट होता है कि उनके बच्चे कोई बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब में जाएं,
या फिर यूपीएससी, आईएएस आपने बोला, या आईआईटी में जाएं, इस तरह का कोई बड़ा हम्म। एग्जाम क्रैक करके उसमें अच्छी जॉब लें। तो आपको अपनी फैमिली से कभी ऐसा प्रेशर आया कि आपको भी वही करना चाहिए जो नॉर्मल मोस्टली पेरेंट्स कर रहे हैं? मैंने, और सिर्फ ये बिहार की हाँ बात नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, बट ये एक नॉर्मल पेरेंट्स की मेंटलिटी है कि हमारा बच्चा एक वाइट कलर जॉब ले, एक अच्छी जगह, या प्राइवेट या स्पेशली गवर्नमेंट में जॉब ले। तो कभी आपको प्रेशर आया, और कहाँ आपको कैसे सपोर्ट, क्या सपोर्ट मिला आपको जो ये अनकन्वेंशनल आपने करियर चूज किया, उसमें आपको क्या क्या सपोर्ट मिला अपनी फैमिली से? हाँ, फैमिली से तो सपोर्ट है, लेकिन वो तो रहता ही है कि कुछ जॉब ढूंढ लो, ये कर लो, ये तो सारा जगह फिक्स है। लेकिन मेरे साथ है कि उतना ज्यादा प्रेशर नहीं मिला है, क्योंकि उनको पता था कि ये चेस ही करेगा और कुछ करेगा नहीं। तो मैंने भी वही रास्ता लिखा है कि चलो दोनों साइड से करते हैं। तो मैंने भी क्या किया है कि अभी बिहार गवर्नमेंट ने निकाला था बैक ईयर चेस कोच की वैकेंसी, तो वहां पे मैंने अप्लाई किया था, तो मैं हो गया हूँ। वेरी अभी गुड। सिलेक्ट कर लिया उन्होंने मुझे। तो मैं भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे मेरी हो गई है पोस्टिंग एज अ चेस कोच। अभी तो फिलहाल बिहार में ही पटना में ही है। और हो सकता है उसके बाद फिर वो और डेवलपमेंट स्टार्ट करे, तो और भी रूरल एरिया में जाकर डेवलपमेंट करना पड़े। तो वो भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इजी है। अगर आप चेस खेल रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब मिलना भी इजी है। और कोई ओके। भी आप कह सकते हैं बाकी जॉब्स में भी काफी हेल्प करता है चेस। जैसे ओके। जितने भी आजकल के हो गए, आप कह सकते हो कि एनालाइज करने वाले जितने भी काम है, अकाउंटिंग का हो गया, फिर डाटा आप एंट्री कह सकते हैं, फिर अभी जो एआई आ गया है, इन सब में चेस काफी मदद करता है। ओके। सो हिमांशु, आपने बहुत सारी कंट्रीज के बच्चों को ट्रेनिंग दी है, तो क्या डिफरेंस पाया आपने, अगर एक इंडियन एक बच्चे का माइंडसेट की बात करूं कि टुवर्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स चेस, लर्निंग चेस, और फैमिली की बात करूं, नॉट जस्ट बच्चा, उनके जो पेरेंट्स हैं, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो कुछ डिफरेंस देखा आपने, या सब जगह सेम ही एटीट्यूड है टुवर्ड्स नहीं, लर्निंग चेस? डिफरेंस तो काफी है। अब मैं कहूंगा कि फॉरेन कंट्री में ले सकते हैं कि पेरेंट्स ज्यादा रिलैक्स रहते हैं। और यहाँ पे इंडिया में क्या है कि इनको बहुत ज्यादा तुरंत रिजल्ट चाहिए। आप कह सकते हैं कि राइट। तुरंत रिजल्ट मिलता नहीं है चेस में। बहुत एक्सेप्शनल है केस। जैसे कि आप गुकेश देख सकते हो, प्रज्ञानंदा देखते हो, ये सब एक्सेप्शनल है, सुपर टैलेंट कह सकते हैं। तो इतना तो इजी नहीं हो पाता बच्चे के लिए। स्टार्टिंग में दिमाग लगा पाना ये काफी टफ काम है। उसको आप कूदा लीजिए, दौड़ा लीजिए, वो सब कर लेगा बच्चा। लेकिन बैठे बैठे दिमाग लगा पाना एक काफी चैलेंज हो जाता है। तो पहले आप कह सकते हैं कि पहले 3-4 महीने तो बच्चे को यही समझने में निकल जाता है कि मुझे करना क्या है आखिर इनको, बैठ के कर क्या रहा हूँ मैं, पीसेस बस घुमाते रहना या इसका कुछ यूज भी है था। इसी में ज्यादा समय लगता है। तो पेरेंट्स का ओवरऑल यही है। डिफरेंस मैंने देखा है कि बाहर के पेरेंट्स रिलैक्स होते हैं, ठीक है चेस कर रहा है, कैसा भी कर रहा है, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा करे या बुरा करे। लेकिन यहाँ पे है कि पेरेंट्स का ज्यादातर ये देखा है मैंने कि नहीं, कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए और जल्दी आना चाहिए। तो ये हो जाता है डिफरेंस। स्पेशली मनी से रिलेटेड, कि इसको आगे मॉनेटरी फॉर्म में ले जाएं, ये बड़ा नहीं, इंपॉर्टेंट है, ये मनी करियर का है। तो खैर उतना सीरियस नहीं फैक्टर ले लेते हैं। उनको परफॉर्मेंस चाहिए कि मेरा हाँ। बच्चा किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाए, स्टेट हाँ। लेवल पे आ जाए। तो अब जैसे कि आपने स्टार्ट किया है तो आप तुरंत नहीं आ सकते ना, क्योंकि ऑलरेडी आपसे पहले से भी खेल रहा है कोई। वो 1 साल पहले से खेल रहा है, 3 साल पहले से खेल रहा है, कोई 6 महीने पहले से खेल रहा है, तो उसमें डिफरेंस हो जाएगा ना। आप कह सकते हो कि आपको एक्सपीरियंस का भी डिफरेंस है, नॉलेज का भी डिफरेंस है। लेकिन पेरेंट्स को ये नहीं समझ में आता है, उनको लगता है कि यही है, इंग्लिश हिंदी मैथ है, पढ़ लो और बस आ जाएगा। थैंक यू सो मच हिमांशु फॉर और योर insights and all your sharing your experiences, your story, personal story, और आपको क्या विजन है, आप क्या लगता है आपको कि आगे फ्यूचर क्या है ऑनलाइन चेस का एज कम्पेयर टू ऑफलाइन चेस? थैंक यू सो मच हिमांशु, विश यू ऑल द बेस्ट। What an enlightening conversation with Himanshu. His journey as an arena grandmaster and national chess instructor not only inspires chess players but offers life lessons for anyone striving for mastery. From the strategic nuances of arena chess to the importance of mindset, Himanshu reminded us that real growth comes from constant learning,
adaptability, and the courage to face both quick wins and rapid defeats. Thank you for joining us on this episode of Decoding Mastery. If you found value in this conversation, don't forget to subscribe, share, and leave us a review. Until next time, keep mastering your game in chess and in life.